नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति एक परिचय, राष्ट्रपति के पद और उसके चुनाव संबंधी हम लोग जानकारी उसमें हासिल किए थे। अब हम आज अगला क्लास में देखते हैं। आज राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं और क्या शक्तियां हैं, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं आगे। राष्ट्रपति के कार्यों को बेसिकली 4-5 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। राष्ट्रपति के कार्य जैसे कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्तियां उसके क्या हैं, दूसरा नंबर में हम लोग रख सकते हैं उसके विधायी शक्तियां या विधायी कार्य क्या हैं, तीसरा नंबर में वित्तीय शक्ति और चौथा नंबर में जैसे उसके क्षमादान संबंधी या तो न्यायिक शक्ति क्या है। तो हम लोग एक एक करके सभी विषय पर चर्चा करते हैं। तो पहला नंबर में हम लोग चर्चा करते हैं इसके कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियां क्या है। तो फर्स्ट में हम लोग उसके कार्यपालिका शक्तियां ठीक है। इस विषय पर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति को क्या क्या शक्ति और क्या क्या कार्य करते होंगे। तो हम लोग फर्स्ट में देखते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 75 के आधार पर देश के प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपके आर्टिकल 75 में है। आर्टिकल 75(1) जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 75(2) जिसमें प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का और नियुक्ति किए गए जितने मंत्री थे उन सभी का शपथ ग्रहण करवाते हैं। यानी आर्टिकल 75(4) जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का शपथ कैसे होगा इस विषय पर वर्णन किया हुआ है। और प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का शपथ राष्ट्रपति करवाते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह समय समय पर प्रधानमंत्री को प्रशासनिक संबंधी एवं अन्य संबंधी सूचनाएं मांग सकते हैं। ये उनकी कार्यपालिका शक्ति में आती है। तो ये आपका आर्टिकल 78 में ये वर्णन है। ये पूछा भी जाता है कभी कभी। ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध पर जब चर्चा किया जाता है तो इस आर्टिकल का वर्णन आता है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति प्रशासनिक और विधायन संबंधी जो भी सूचनाएं हैं या जो भी कार्य है उस विषय पर मतलब सूचना मांग सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति कुछ उच्च पदों पर आसीन ऐसे अधिकारी होते हैं जिनका मतलब नियुक्ति करते हैं। जैसे पहला नंबर में आते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस एवं अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखते हैं आगे हम कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और जो अन्य सदस्य होते हैं इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि जो लोक लेखा परीक्षक होते हैं उनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस तरह से और हम देखते हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं इनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण पद हैं
जिसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे आयोग हैं या तो कुछ समितियां हैं, ऐसे परिषद हैं जिनका भी गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे पहला में हम लोग देखेंगे वित्त आयोग, जिसका वर्णन आर्टिकल 280 में है। तो वित्त आयोग का भी गठन राष्ट्रपति प्रत्येक 5 सालों में करते हैं और उनके सदस्यों का भी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मानवाधिकार आयोग, इस तरह के बहुत सारे, और अंतर्राज्यीय परिषद, इस तरह के कुछ आयोग हैं और कुछ समितियां हैं जिसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये उसके कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, जिस नाते उनके और भी बहुत से अधिकार हैं। जैसे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख माने जाते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों के वो प्रमुख होते हैं, तीनों के वो कमांडर इन चीफ होते हैं और वे उन लोगों को आदेश और निर्देश देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ विदेश से संबंधित, जैसे जो भी हमारे देश के जो विदेशों में राजदूत होते हैं और जो भी उच्चायुक्त होते हैं, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि अन्य देशों के साथ जो भारत का जो भी संधि होता है या जो भी समझौता होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। और हम लोग देखते हैं कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सम्मेलन होते हैं या तो कुछ उस तरह के सभा संगोष्ठियां होती हैं जिसमें राष्ट्रपति को भारत के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में माना जाता है और वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे कार्यपालिका शक्तियों के बाद विधायी शक्तियों का। राष्ट्रपति के क्या क्या विधायी शक्तियां हैं। तो विधायी क्षेत्रों में भी राष्ट्रपति को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संसद का सम्मिलित रूप अगर हम लोग देखते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर ही संसद बनते हैं। तो इसलिए विधायी क्षेत्रों में भी इनको महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। तो हम देखते हैं अब पहला नंबर में संसद सत्र का संसद सत्र को आहूत करना है, यानी कि संसद सत्र जब भी शुरू होती है तो उसका अधिकार राष्ट्रपति को है कि संसद सत्र कब से शुरू होगी। इसका आर्टिकल 85 में वर्णन है, यानी राष्ट्रपति के निर्देश के बाद ही संसद की कोई सत्र शुरू होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक साल में मतलब संसद के ऐसे बेसिकली 3 सत्र होते हैं, लेकिन उससे अधिक भी हो सकते हैं। और देखा जाए तो 2 सत्रों के बीच में 6 महीना से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो 3 सत्र जैसे बजट सत्र हुआ, उसके बाद फिर सेकंड में मानसून सत्र हुआ और थर्ड में देखते हैं शीतकालीन सत्र हुआ। तो कोई भी संसद के सत्र होता है तो उसको आहूत करने का यानी उसको शुभारंभ करने का जो शक्ति है, उसका निर्देश देने का, वो राष्ट्रपति के पास होता है। और ये आर्टिकल 85 के 1 में इसका वर्णन है। जब सत्र का शुरुआत करने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति के पास है, तो दूसरा नंबर में आपका आता है कि सत्रावसान का, सत्र को समाप्ति करने का। तो ये शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है कि कब सत्रावसान होगा, इसका भी राष्ट्रपति घोषणा करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो संसद को यानी दोनों सदन को, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी, वो समय समय पर संदेश भेज सकते हैं। जैसे इसका वर्णन है आपका आर्टिकल 86
संदेश भेजना राष्ट्रपति के द्वारा। और दूसरा 86 में ही और एक वर्णन है, इसमें 1 में इसका है, तो 2 में कि राष्ट्रपति को ही ये अधिकार होता है कि किसी भी संसद को भंग कर सकते हैं, यानी उसका विघटन कर सकते हैं। तो इसलिए विघटन की शक्तियां भी उनको है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि संसद का विघटन कौन कर सकते हैं, यानी लोकसभा का विघटन होता है। आप सभी को पता है कि ये अस्थायी सदन होता है और राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, इसलिए लोकसभा का विघटन कौन कर सकते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, डायरेक्ट आप लोगों को मानना है कि राष्ट्रपति संसद का विघटन कर सकते हैं, यानी लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। आइए हम आगे अब फिर देखते हैं। आप लोग सुने होंगे कि राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण, इस तरह का आप लोग न्यूज में पढ़ते होंगे और देखते होंगे। तो हम आप लोगों को बता दें कि प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है संसद का, उसमें प्रथम जो भाषण होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति उसको संबोधित करते हैं। और दूसरा और एक पॉइंट है कि जब आम चुनाव होती है, यानी संसद का लोकसभा का चुनाव होती है, उसके बाद जब नया सरकार का गठन होता है और फर्स्ट में जब संसद का सत्र बुलाया जाता है, तो उस समय भी प्रथम अभिभाषण राष्ट्रपति जी का होता है। इसलिए ये अधिकार उनका है। आपका आर्टिकल 87 में इसका वर्णन किया हुआ है, ठीक है, कि राष्ट्रपति का अभिभाषण 87। और इसमें क्या क्या है उनका कहने का मतलब, साल के पहला सत्र में जब भी सत्र बुलाया जाता है, उसका फर्स्ट भाषण राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और उसके बाद जब नया सरकार का गठन होने के बाद जब पहला सत्र होता है, उस समय भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और आप लोग टीवी में या तो राज्यसभा टीवी में देखते होंगे कि जैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अभी 3 दिनों से चर्चा चल रही है, इस तरह का आप लोग सुनते होंगे। तो आप लोग को याद होगा, यहाँ से आप लोग देखिएगा उसको, अभिभाषण का। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या इनके विधायी कार्य हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी को और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब शक्तियां हैं, जैसे लोकसभा के जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा के जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यह शक्ति राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के 2 सदस्यों का मनोनयन होता है और राज्यसभा के 12 सदस्यों का। और लोकसभा के 2 सदस्यों का मनोनयन, यह शक्ति राष्ट्रपति को आर्टिकल 331 के आधार पर इनको मिला हुआ है। आर्टिकल 331, ठीक। आप लोग इसको याद रखिएगा कि 2 सदस्यों का, जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, तो उनका जो मनोनीत करने का अधिकार है ये राष्ट्रपति के पास है। और दूसरा नंबर में फिर देखते हैं हम लोग कि राज्यसभा में ऐसे सदस्य जो कला हुआ, जो साहित्य हुआ, विज्ञान हुआ, या तो समाज सेवा हुआ, इस तरह क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको मनोनीत करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। ये 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं और जिसका वर्णन आर्टिकल 80 के 3 में किया गया है। 12 सदस्यों का मनोनयन होता है और इसमें 2 सदस्यों का मनोनयन होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए, ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कभी कभी। अब हम लोग देखते हैं और उनके कुछ विधायी शक्तियां हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखते हैं कि संसद में किसी बिल को लाया जाता है, तब या तो लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा में लाया जाता है। तो लोकसभा में अगर लाया गया कोई बिल, फिर उसको लोकसभा पारित कर देता है, लेकिन राज्यसभा उस पर सहमति नहीं जताता है और वो असहमत रहता है। इस तरह से कुछ बिल होते हैं जिस पर दोनों सदन की एक राय नहीं हो पाती है और बिल जब पारित नहीं हो पाता है, तब क्या किया जाना चाहिए? तब राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है कि दोनों सदन का संयुक्त बैठक बुलाया जाए और उसके बाद बिल को पारित किया जाए। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 108 जिसमें संयुक्त बैठक का वर्णन किया हुआ है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा
दोनों का एक ही साथ संयुक्त बैठक बुलाया जाता है और जिसमें उस बिल पर चर्चा होती है। लेकिन आप लोगों को याद रखने के लिए हम बता दें कि अभी तक मतलब संयुक्त बैठक 3 ही बार बुलाए गए हैं। और कब कब बुलाए गए हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। देखते हैं, पहला नंबर में 1961 ईस्वी में दहेज प्रतिरोधक अधिनियम, दहेज अधिनियम, ये 1961 में आया था। और दूसरा नंबर में आप लोग देखिएगा, ये 1978 में ये आया। और दूसरा नंबर में आता है आपका 1978 ईस्वी में, जब राष्ट्रीय बैंकिंग अधिनियम आया था। और तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं फिर 2002 ईस्वी में, ये आया था पोटा। आप सभी लोग सुने होंगे, अगर कभी आतंकवाद विषय पर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका भी जिक्र आप लोगों को मिला होगा कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये आया था 2002 ईस्वी में, जब हमारे राष्ट्रपति कलाम जी थे। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या विधायी शक्तियां हैं। इसको याद रखिएगा कि अभी तक 3 ही बार संयुक्त अधिवेशन हुए हैं संसद के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं और कुछ विषय पर। ये तो हुई जब संसद की सत्र चल रही होती है तो तब कोई विवाद होता है या कुछ होता है तब की बात है ये। लेकिन जब देश में संसद सत्र नहीं चल रही होती है, उस समय अगर देश को कुछ जरूरी कानून की आवश्यकता होती है, उस तरह का कोई परिस्थिति होता है जिसे निपटने की जरूरी होती है, तब क्या किया जाता है? तब राष्ट्रपति को ही ये अधिकार होता है कि वो उस विषय पर अध्यादेश जारी करे। और वो अध्यादेश जिस तरह से संसद की कानून होती है उसी तरह से अध्यादेश को भी उसी कानून के बराबर का दर्जा दिया जाता है। और ये आपका है आर्टिकल 123, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है। तो आप लोगों को जानना चाहिए कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के आधार पर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अध्यादेश से संबंधित फिर और कुछ बातें होती है कि जब संसद सत्र शुरू हो जाता है उसके 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को अगर संसद कानून के रूप में परिवर्तित करती है तो वो कानून बन जाता है, अन्यथा वो 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से, और संसद की सत्र बढ़ती हैं 6 महीना में एक बार। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक रह सकता है। तो अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक? आपको संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद तक, यानी इधर 6 महीना और उधर 6 सप्ताह, तो अधिकतम 6 महीना 6 सप्ताह तक ही अध्यादेश रह सकता है। उसके बाद वो स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे विधायी शक्ति के बाद वित्तीय शक्ति के बारे में। वित्तीय शक्ति कि राष्ट्रपति को वित्त के मामले में क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। तो आप लोगों को अब हम पॉइंट वाइज बताते हैं। इसमें बेसिकली 3 ही चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे पहला नंबर में आता है कि धन विधेयक। तो धन विधेयक से संबंधित है ये धन विधेयक, जिसका वर्णन आर्टिकल 110 में किया गया। यानी किसी भी धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। यानी धन विधेयक को अगर संसद में लाना है, धन विधेयक को बेसिकली लोकसभा में ही लाया जाता है, तो लोकसभा में अगर लाना है, प्रस्तुत करना है, तो उससे पहले राष्ट्रपति का स्वीकृति जरूरी होता है। और दूसरा नंबर हम देखते हैं वित्त शक्ति में बजट के बारे में।
देखते हैं कि बजट तो वित्त मंत्री जी पेश करते हैं, लेकिन बजट के बारे में राष्ट्रपति जी को क्या शक्ति है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो शक्ति है ये राष्ट्रपति जी को ही है, कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह वित्त मंत्री के द्वारा बजट को संसद के सत्र में प्रस्तुत करें। तो इस तरह से देखते हैं कि बजट को राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार ही वित्त मंत्री संसद में प्रस्तुत करते हैं। और बजट का वर्णन कहाँ किया गया है, ये है आर्टिकल 112। ये भी पूछा जाता है आप लोगों को कभी कभी, जैसे कि धन विधेयक कहाँ 110 में और बजट 112 में, आर्टिकल 112 में। ठीक है, ये दोनों आप लोगों को याद हो गए होंगे। अब तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को और क्या महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वित्त के मामले में। तो देखते हैं कि प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग का गठन होता है। प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग का गठन होता है और ये शक्ति राष्ट्रपति को ही है। और वित्त आयोग का वर्णन कितना में है, पिछले हम लिखे थे इससे पहले, आर्टिकल 280 में। यानी प्रत्येक 5 साल में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग का काम क्या है कि जितने भी कर केंद्र या राज्य के द्वारा जो भी मतलब प्राप्त किए जाते हैं उनका विभाजन केंद्र एवं राज्य के बीच में किया जाता है कि किस रेशियो के आधार पर केंद्र को कितना मिलना चाहिए और राज्य को कितना मिलना चाहिए। ये कार्य वित्त आयोग का है और इस विषय पर राष्ट्रपति जी को ही अधिकार है कि प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग का गठन करें। अब हम लोग आगे देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्ति। अब सभी लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से या तो टीवी डिबेट, इन सभी चीजों में आप लोग देखते होंगे कि राष्ट्रपति का क्षमादान, या किसी को अगर मृत्यु दंड होता है तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए मतलब भेजा गया है प्रार्थना पत्र, इस तरह का आप लोग देखते हैं। तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की भी शक्तियां हैं। किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा करना, या तो उसको परिहार करना, या तो उसको मतलब उसके क्षमा को मतलब उसके दंड को कम करना, इस तरह के अधिकार होते हैं। जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल 72 में वर्णन किया हुआ है, जिसमें क्षमा करना हो गया, परिहार हो गया, उसके बाद ठीक है, क्षमादान की शक्तियां, जिसमें से क्षमा, परिहार, निलंबन, लघुकरण और विराम, ये सभी चीजें हैं। मतलब राष्ट्रपति किसी भी दंड को पूरी तरह से क्षमा भी कर सकते हैं, या तो उसको क्या कहते हैं परिहार भी कर सकते हैं, निलंबन भी कर सकते हैं और उसका लघुकरण भी कर सकते हैं। यानी दंड की जो प्रकृति है उसमें वो परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी को 3 साल की सजा हुई है तो हो सकता है उसको 2 साल ही हो जाए, इस तरह से। लेकिन ये जो भी शब्दावलियां हैं इस विषय पर किसी एक दिन हम विषय पर अलग से एक मतलब बनाते हैं वीडियो, जिसमें आप लोगों को समझाएंगे पूरी तरह से। अब हम लोग देखते हैं कि क्षमादान की जो शक्तियां हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो पहला नंबर में हम लोग देखते हैं कि संघ सूची से जुड़े हुए जो भी विषय होते हैं उन विषयों का या तो उनसे जुड़े हुए जो भी विधि हैं उसका अगर उल्लंघन करता है कोई, उस विषय से रिलेटेड कोई अपराध होते हैं, तब राष्ट्रपति उन अपराधों में क्षमादान कर सकते हैं, यानी संघ सूची से जुड़े हुए। इसमें सभी प्रकार के दंड आ जाते हैं, मृत्यु दंड भी आ जाते हैं, आजीवन कारावास भी आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में सैन्य न्यायालय से, यानी कोर्ट मार्शल।
किसी भी सेना को कोर्ट मार्शल होती है और उसको सैन्य न्यायालय उसी को कहते हैं, तो कोर्ट मार्शल के थ्रू अगर उसको कोई भी दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि उसके दंड को वो मतलब या तो उसके प्रकृति में चेंज कर सकते हैं या तो पूरी तरह से उसको क्षमा कर सकते हैं। और तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं मृत्यु दंड संबंधी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी के मृत्यु दंड को पूरी तरह से समाप्त करने का या तो क्षमा करने का ये अधिकार प्राप्त है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह के विषयों पर मतलब राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा पूरी तरह से कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें कि जैसे हम लोग यहाँ देखे थे कि संघीय सूची से जुड़े हुए सभी तरह के मामले हैं जिस पर राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। मतलब संघीय सूची से अगर रिलेटेड विषय पर अगर मृत्युदंड उसको दिया जाता है तो उसको क्षमादान कर सकते हैं। और दूसरा हुआ राज्य सूची, यानी राज्य से संबंधित जो भी मामले होते हैं तो राज्य सूची से संबंधित मामले पर भी मृत्युदंड दे सकते हैं, मृत्युदंड को क्षमा दे सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि राज्य सूची से जुड़े हुए अन्य जो भी अपराध होंगे या तो कोई भी सजा होंगे उस पर राष्ट्रपति क्षमादान नहीं दे सकते हैं। केवल मृत्युदंड का अगर सजा सुनाया जाता है तो ही राष्ट्रपति उसमें क्षमा कर सकते हैं। अब तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, एक इसमें एक याद रखने जो बात है आप लोगों को बता दें, अगर कोई व्यक्ति क्षमादान को लेकर अगर राष्ट्रपति के पास निवेदन पत्र रखता है और वो अगर 6 साल तक अगर उस विषय पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो स्वतः ये मृत्युदंड उसका समाप्त हो जाता है और आजीवन कारावास में बदल जाता है। इसको याद रखिएगा सभी। उसके बाद हम लोग आते हैं राष्ट्रपति के वीटो के पावर पर। वीटो का शक्ति, आर्टिकल 111 अब हम लोग देखे कुछ देर पहले कि संसद में किसी भी बिल को पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो वो उस बिल को स्वीकृति भी कर सकते हैं और उसको पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं और पूरी तरह से वो उसको रद्द भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वीटो का पावर, इसको 3 तरह से समझने का कोशिश करेंगे। पहला नंबर जो वीटो का शक्ति है वो निरपेक्ष वीटो के बारे में हम लोग देखते हैं, या तो निरंकुश वीटो भी उसको कहते हैं। निरंकुश वीटो का कहने का मतलब है कि जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है स्वीकृति के लिए तब राष्ट्रपति उसको पूरी तरह से रद्द कर सकते हैं या तो पूरी तरह से उसमें मनाही कर सकते हैं। इस तरह का उदाहरण केवल हम लोग देख सकते हैं एक ही बार हुआ था 1954 ईस्वी में, जब हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और वो बिल था पेप्सू। ये नेट के एग्जाम में आ भी चुका है एक बार। और पेप्सू का फुल फॉर्म क्या होता है सभी का मन में ये होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है पटियाला ईस्ट एंड पंजाब स्टेट्स यूनियन। ये बिल आया था 1954 में। इस विषय पर जब राष्ट्रपति के पास भेजा गया था तो राष्ट्रपति ने इसको अस्वीकृत कर दिया था पूरी तरह से। अब दूसरा नंबर हम लोग वीटो का पावर को देखते हैं निरपेक्ष वीटो के बाद निलंबनकारी वीटो। ये राष्ट्रपति की ऐसी शक्ति होती है जिसमें राष्ट्रपति किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं कि इस विषय पर फिर से पुनर्विचार किया जाए। तो इस तरह का उदाहरण हम लोग देखते हैं 1998 ईस्वी में देखने को मिला था, जब के.आर. नारायण जी राष्ट्रपति थे। तब बिहार और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने का सिफारिश किया गया था, लेकिन इसको राष्ट्रपति जी ने पूरी तरह से
मतलब दरकिनार किया था और उन्होंने कहा था कि इस विषय पर फिर से पुनर्विचार किया जाए। इसलिए उस समय निलंबनकारी बिट्टों का प्रयोग किया गया था, उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेजा था और बाद में फिर से यह हुआ कि उत्तर प्रदेश और बिहार में मतलब राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा बिट्टो, इसके बारे में भी हमेशा चर्चा होती है, पॉकेट बिट्टो। तो पॉकेट बिट्टो क्या है? पॉकेट बिट्टो का मतलब हुआ कि जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो उस तरह का बिल में राष्ट्रपति कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं, मतलब ना उसको स्वीकृत करते हैं ना उसको पूरी तरह से रद्द करते हैं, उसमें ज्यों की त्यों ही रहने देते हैं। इस तरह का उदाहरण हम लोग देखते हैं 1987 ईस्वी में। उस समय हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी और वो बिल था डाक संशोधन बिल। डाक संशोधन बिल, जिस पर पॉकेट बिट्टो का यूज किया गया था। ठीक है, और उम्मीद करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगला हम एक वीडियो बनाएंगे जिस पर राष्ट्रपति के जो आपातकालीन शक्तियां हैं उस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें संभव नहीं था, इस कारण उसको अलग से चर्चा करने का जरूरत है। तो अब हम विदा लेते हैं। ठीक है, नमस्कार।